दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी कहानियों के इस सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कंडे जी की कहानी दूध और दवा, जो कि एक दुनिया समानांतर में भी संकलित है। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं इस कहानी की ओर। बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले लगता है कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात भी मैं लोगों से करता हूँ और दूसरों से यही चाहता भी हूँ। पर यह सब तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों में मेरे बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और असहज ध्वनियाँ मेरे कानों के पर्दों को छेदने लगती हैं। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूँ इनका। देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसी विचित्र लालसा है, जो कभी पूरी होती ही नहीं दिखाई देती। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वह जोर जोर से चीखने लगती है, जब उसकी माड़े से सूजी आंखें और भी सूजी होती हैं। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता है कि कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर न खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने उतराने की मर्मांतक पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूँगा, पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूँ। तुम जो इस कड़ी जमीन की चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिलमिलाते लोक में खींच ले जाती हो। तुम्हारे सीने के बीच मुलायम उजले देह भाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंख बंद करने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। आखिर इन दोनों को हरदम शिकायतें क्यों रहती हैं? क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? मृत्यु की आखिरी करहा की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती हैं, पर किसी खोखले शराब की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती हैं। मैं इन विनाशकारी लहरों को दुनिया को निगल जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ, पर हल्की सी मुस्कुराहट या बह भी नहीं तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़, और उस समय कुछ भी और ना सुनने की बात। जाने भी दो, कमर के नीचे नंगी खुली। मैं इस असामयिक मृत्यु से बचना चाहता हूँ, पर कोई चारा नहीं। मुन्नी की माँ के जीने का यही सहारा है और मेरे पास उन मृत्यु की घाटियों के सूनेपन को दूर करने का यही उपाय। वह विश्वास नहीं करती, पर मैं सच कहता हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियाँ और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के माड़े की दवा या उसके दूध के लिए। ये प्रश्न उसके साथ नहीं उठते क्या? आखिर क्या उससे बच्चे नहीं हो सकते, या वे दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे? धीरे धीरे ये क्यों धुंधलाता है? पानी सिर्फ एक बूंद स्याही जाने कैसी फैलकर एक झील, भूरी आंखों की तरह बह भी सतही उथली अछूता कच्चा नुकीला फूल, आसमान में उड़ने वाली लरसती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने पर्दे, मुल्क में बदनामी और भूख, बेमित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं, जो चाहे तो मैं भी उन्हीं की तरह का लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे का नौकरी देने वाला मुलाजिम। लेकिन वह नौकरी से चिढ़ती है। तुम नौकरी करोगे, फिर तो मोटर, बंगले और सुख की अनेक कोटियाँ हैं। मेरे लिए जगह कहाँ होगी? मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो, लेकिन वह तो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है, जो कभी भी नहीं भड़केगा। मुन्नी की माँ भी यही जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगा? क्यों उसके लावा से मेरा घर आंगन नहीं पट जाएगा? इसलिए ना कि मैं लिखूंगा और लिखने से पैसे मिलेंगे,
और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। बस यही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि। कभी कभी वह स्कूल टीचर की तरह बोलती है, आखिर ये सब और है ही क्या। मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था। बहुत सारे कपड़े बने थे और उसे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखेगी मेरी बेटी। मैं चाहता हूँ वह पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में ऐसा क्या रखा है। साल ही भर बाद रुनको आया तो कितना उत्साह था। कोई बात नहीं, दोनों के लिए एक गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट जाएंगे। लेकिन ये क्या फिजूल की बातें, बेओर छोर की। मैं झटके से उठ बैठता हूँ और लिखने की कॉपी के मसौदे कई बार उथल पुलट कर देखने लगता हूँ। कई अच्छी चीज़ें लिखे बिना पड़ी रह गई हैं, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात करने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर वो आती है और मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूँ। कहीं जाला फिर न तनने लगे। मुन्नी की माँ ऐसे ही समय आ जाती है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज झनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूँ। कोई कड़वी चीज़ निगलता हूँ। हाँ, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक कर जाते। और वह कह ही क्या सकती है, थकी भी तो है बेहद। रुनको ने सारी दोपहरी परेशान किया है। चौका बर्तन, सामान की संभाल सहेज, कपड़ों की सफाई। अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है, ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जाग रहे हैं। वह उगती हुई हंसी को दबाती है। चेहरे पर खून की पतली सी छलक होती है और फिर क्षण भर में ही सूखकर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है। वह दरवाज़ा छोड़कर कमरे में आती है। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है, चेहरा सुर्ख हो गया है। अभी अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूँ, तब जाकर सोई है। वह चारपाई पर बैठ जाती है। मैं पास आकर कहता हूँ, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब ठीक ढंग से बॉडी पहनना चाहिए। वह बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब इसके सुख की कल्पना मेरे पास नहीं है, ना ही तुम्हारे मन में है, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए। उसका बदन गर्म होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वह ज्वालामुखी तक पहुँचती है और मुझे ऐसी ही मंत्र सी बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वह उठ खड़ी होती है, कहीं जैसे कोई दर्द रेंग गया हो। मैं चाहता हूँ जाते जाते उससे कुछ कहकर जाऊँ, पर ऐसे समय में कुछ कहने का मतलब है कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह से उसे मालूम है कि मैं कहाँ जाता हूँ, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर जा रहा हूँ, ये ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है और उसके परे कटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुंबद। मैंने कभी इसमें एक खरगोश के जोड़े को घुसते देखा था। वैसे मैं पल भर की पिछली बात भूल जाता हूँ, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूँ तो पल भर रुककर उधर जरूर देख लेता हूँ। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियाँ बोलती हैं, तीर की तरह सड़क को चीरती हुई कोई चिड़िया उड़ जाती है, पर वह खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ गई होगी और फिर अपने कमरे में जाकर लौटी होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या लुढ़क कर गिरी होगी। तो उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होगी कि आखिर उसे इस मेज पर रोज अपने हाथ के निशान छोड़ने से क्या मिलता है। पापा छे कैचे कहूँगी कि मैं तुम्हें खोजती थी, वह रोज कहती है और मैं रोज झुटला देता हूँ, लेकिन वह मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले जाती है। मेरी आंखों में धुंधलके की एक परत छा जाती है। उसकी माँ कहती है, खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आकर ही मानती है। और मैं देखता हूँ कि मुन्नी की हथेली की थाप बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोने से वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटती चली आती हैं। चौकड़ी भरते हिरनों की लंबी कतारें और पीछे लोलो अंधा दुष्यंत। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूँ, मान्यताओं की सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान। पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार की नोची छिचड़ी को
दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर को खुरदरे जूट से रस्सों से जकड़कर बांध रहे हैं, सिर्फ एक लाचारी का आरोप, आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडर। आखिर क्यों? फिर मैं शिकायतों के बारे में सोचता हूँ, पर बीवियों और मजदूरों की नहीं, अपनी ही। तुम रुककर कुछ पूछ नहीं सकती थी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज धूप में कितना दूर चलकर आया हूँ? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद तुम इसलिए नहीं रुक सकी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी, और उस पर तुम ये जाहिर होने नहीं देना चाहती थी कि तुम मुझे जानती हो। गोल गोल चक्कर खाकर सूखी पत्तियों के पर लग गए हैं। इनके साथ उस कोने की धूल भी है जहाँ पार्क में बच्चों के खेलने ने घास को उड़ा दिया है, और इस लंबे यूकेलिप्टस की छरहरी शाखें अब भी थरथरा रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। चारों ओर कब्रिस्तान है। सड़क के नीचे और ऊपर की हवा तक में बातों के टूटे फूटे अस्थिपंजर उभर आए हैं। मैं सिर्फ चुभन, टीस और प्रताड़ना को चुन चुनकर अपने तर्कश में भरता जाता हूँ। एक विकलांग विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने और गर्द से लथपथ हो रहा हूँ। हवा एकदम चुपचाप खड़ी है। मौलसरी की पत्तियां दम साधे हैं। यूकेलिप्टस की लंबी शाखें मर गई हैं और बच्चों के पार्क की बेघास की उजली ज़मीन घिसी हुई निर्जीव हड्डी की तरह चमक रही है। मैं चाहता हूँ हवा फिर से गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज घट जाए। मौलसरी की पत्तियों, यूकेलिप्टस की डालों, पार्क की ज़मीन और मेरे साथ। मैं थककर टूक टूक हो रहा हूँ। पल भर कहीं बैठना चाहता हूँ और कुछ देर सब बाहर का ही देखना चाहता हूँ, जैसे कोई मकान का दरवाज़ा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, लौटने में काफ़ी समय लगेगा। लगता है वह घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जूतियां पहनकर कांटों को कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वह कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घावों की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये सत्य है। तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर ये है। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि वह तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है, तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज़्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टकोरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला जाता है। उसमें तुम बैठी हो, लेकिन तुम किसी मायावनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठ जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं चाहती हूँ इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे की निचली ही छत में अटका रह जाता है। वह पैर पटकने लगती है। पापा, उतालो इसे। देखो, ये छत छला रही है मेला गुब्बाला, तुम्ही ने छिछाया है। मैं कैसे पहुँचूँ इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी तो नहीं पहुँचोगी। कुल्ची पर खड़े हो जाओ। उसकी माँ बिगड़ती हुई आती है। ये क्या तमाशा है? अभी तो आँख ही गई है, अब हाथ पाँव भी तोड़कर बैठोगी? मैं चुपचाप खड़ा हूँ और वह मुन्नी के उतरने का इंतजार करती है। लेकिन ये तो ऑक्सीजन ही निकल गई गुब्बारे से। मुन्नी, मुन्नी, अब उसे जाने भी दो। और हाँ, कल रात कुछ लिख रहे थे, वे कागज़ कहाँ गए? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कांपता है। मैं ऐसी ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूँ। उसका स्वर कानों में बज उठता है। आखिर इसमें क्या ऐसा रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? मैं रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं, तो क्या आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूँ कि मुन्नी के दवा और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिखकर मुझे देने वाले थे ना? और इतने ही समय में ये कुछ धीमी सी हो गई। मैं चुप जो रह गया। क्या सोच रहे हो? मैंने तो समझा कि कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल 2 रुपए का सामान मंगाया था, आज भर और चलेगा। इस नन्हे से अफसर से संभल गया हूँ, इसलिए बात बनने में देर नहीं लगती। वह तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था ना कि किताबें भिजवा दो। वही प्रकाशक को लिखा कि उसे भेज दे। अरे रुको, देखो वह क्या है। कहाँ? रुको तो, अरे ये तो वही तिल है। अंगुलियां कांप उठती हैं। चेहरे पर चुनचुनाहट की तरह कुछ बहुत नन्हा नन्हा उग आता है। एक अजीब सी खुशी की लहर। हटो भी, खिड़की खुली है। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियाँ और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं।
महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के माड़े की दवा, या उसके दूध के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं अमन मुसाफिर लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।